नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज आपको फिर से बंगाल की ही खबर बताएंगे और बंगाल में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। ममता बनर्जी को एक नहीं कई झटके लग रहे हैं। आप देखिए कि आज सुबह सुबह एक खबर आती है कि जो काकोली दस्तकार हैं वो ना सिर्फ पार्टी छोड़ दी हैं बल्कि मतलब पार्टी नहीं बल्कि आप ये कहिए कि सभी सदस्य जितने भी पद पर वो थी उनसे वो इस्तीफा दे दिए हैं। अभी पार्टी में वो बनी हुई हैं, लेकिन अभी उनके साथ कल वो शुभेंदु अधिकारी से 2 विधायक के साथ मिली थी और आज ये खबर आई कि 50 विधायक और 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बेताब हैं कि अब वो जब चाहें, अगर आज कह दे केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कि आप उनको पार्टी में शामिल करा लीजिए, तो आज पार्टी में ये सभी विधायक और सभी सांसद शामिल हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं सौमित्र खान, उनका एक बयान आया और उसके बाद एक प्रकार से बंगाल में भूचाल मच गया है। सौमित्र खान ने कहा है कि 50 से ज्यादा सांसद, 50 तो संख्या एक वो बता रहे थे, लेकिन 50 से ज्यादा सांसद और 50 से ज्यादा विधायक और 20 से 22 सांसद, ये जो हैं ये अब भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। सौमित्र खान ने यहां तक कहा कि देरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की वजह से हो रही है। आलाकमान नहीं चाह रहे हैं कि अभी कोई टीएमसी का कोई नेता, कोई विधायक या कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, क्योंकि इसका एक गलत मैसेज जाएगा। लोग ये कहने लगेंगे कि क्या इनके ऊपर अब क्या करप्शन के चार्ज नहीं है, क्या इनके ऊपर अब जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आरोप लगाते थे वो सारे आरोप धुल गए क्या। और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व अभी बचना चाहते हैं इससे। वो चाह रहे हैं कि थोड़ा लंबा खींचे और अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये अगर थोड़ा सा लंबा खींचता है तो तब तक लोगों के मन मस्तिष्क से वो बात निकल जाएगी जो जाकर के खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के बंगाल में चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में कहते थे। वो सब कुछ लोगों के मन मिजाज से निकल जाएगा। उसके बाद अगर फिर भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल भी कराया जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी और तब तक शुभेंदु अधिकारी कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे कि वो बात गौन हो जाएगी और शुभेंदु अधिकारी जो फैसला लेंगे वो ऊपर हो जाएगा। तो इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी जी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, तेजी से बंगाल का पूरा घटनाक्रम बदल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम, उसमें आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं वो किसी कार्रवाई के डर से आना चाहते हैं या अब उनका पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से मोह भंग हो चुका है? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब सत्ता के दरवाजे गिरते हैं, सत्ता के किले गिरते हैं, प्राचीर गिरते हैं, तो फिर सैनिक तो भागते ही हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ। मैंने अल्बर्ट स्पीयर जो हिटलर का आर्मामेंट मिनिस्टर था उसका इंटरव्यू सुना। वो उसे सजा 20 साल की मिली थी न्यूरम्बर्ग ट्रायल में। तो उसके बाद जब वो बीबीसी को इंटरव्यू देता है तो वो अल्बर्ट स्पीयर कहता है कि वो तो हिटलर को मारना चाहता था। अब सोचिए, जिसकी वजह से उसे सत्ता मिली और वो मर गया, हिटलर नाकाम हो गया, तो वो उल्टा अल्बर्ट स्पीयर कह रहा है कि वो हिटलर को मारना चाहता। तो राजनीति यही है कि वफादारी सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। सत्ता गिरी तो सारे सैनिक, सेनापति, कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट सब भाग जाते। तो टीएमसी का तो ये होना है। अभी इसका एक बेहतरीन उदाहरण फाल्टा में दिखा, उसका कैंडिडेट भाग गया। नंदीग्राम में जो उपचुनाव होना है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो सीएम हैं वो 2 सीटों से जीते हैं, एक नंदीग्राम से, एक दूसरे भवानीपुर से। तो नंदीग्राम सीट वो खाली कर रहे हैं, मतलब अब वो भवानीपुर से ही विधायक रहे। तो नंदीग्राम में आगे आने वाले वक्त में उपचुनाव होना है।
लेकिन उसके लिए कोई कैंडिडेट नहीं तैयार हो रहा है टीएमसी से लड़ने के लिए। आप सोचिए ये स्थिति हो गई है टीएमसी की। और बीजेपी की जो वैचारिक लड़ाई थी वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके जो चट्टे बट्टे थे, चाहे अनुव्रत मंडल हो, चाहे शौकत मुल्ला हो, जावेद खान हो, जहांगीर खान हो, या वो संदेश खाली का जो बदमाश है शाहजहां शेख, इन सब से लड़ाई थी बीजेपी की, वैचारिक लड़ाई। और वैचारिक लड़ाई में उस आइडियोलॉजी को, जिसको बांग्लादेश से भी समर्थन मिल रहा था, आईएसआई से भी समर्थन मिल रहा था, वो तो ममता बनर्जी उसको लीड कर रही थी, अभिषेक बनर्जी लीड कर रहे थे। तो वो उनका तो जो होना है वो अब अदालत फैसला करेगी, बहुत सारे केस हैं उन लोगों पर। लेकिन बाकी अगर कोई सांसद ऐसा है तो राजनीतिक मजबूरी भी है बीजेपी की। वो दो तरह की मजबूरी है। एक मजबूरी है केंद्र में, चूंकि खुद 240 के आसपास है अपने दम पर बीजेपी, तो अगर अपने सांसदों की संख्या, एनडीए के सांसदों की संख्या अगर बढ़ती है किसी भी रूप में, मैं किसी भी रूप में कह रहा हूं, उसमें सब कुछ है, यानी उसको दो तरीके से बढ़ सकती है। या तो ओवरऑल सांसदों की संख्या कम हो जाए, यानी एक धड़ा टीएमसी का अलग हो के बार बार एब्सेंट हो जाए किसी विधेयक पर। बिल्कुल, एक तो ये तरीका है। दूसरा, वो ज्वाइन कर ले डायरेक्ट, तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए और उसके लिए 19 से ज्यादा सांसद चाहिए। तो 20 सांसद की बात सौमित्र खान ने कही है। अब देखिए क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए राजनीति में जो फैसले होते हैं वो सही या गलत नहीं होते। राजनीति में फैसले जरूरत के हिसाब से लिए जाते। जरूरत क्या है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत सरकार यूसीसी लाए, वन नेशन वन इलेक्शन लाए। यूसीसी अगर लाएगी तो उसे तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अभी ये महिला बिल वाला जो मामला है और परिसीमन के साथ वाला, वो तो गिर गया। वो बिल तो समर्थन के अभाव में ही तो गिरा। तो उसके लिए तो आपको चाहिए लोकसभा में समर्थन। ये वही सौमित्र खान है, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो तस्वीर है यही सौमित्र खान की ही तस्वीर है। और इन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले एक बार हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे और आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे कि सौमित्र खान ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं। दरअसल सौमित्र खान ने आज सुबह सुबह कहा कि टीएमसी के करीब 50 एमएलए अपनी पार्टी से नाराज हैं और 20 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। ये विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही पाला बदलने को तैयार है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगर एक बार कह दे तो टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी। यानी कि हम लोग जिसको लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे, कई डिबेट कर चुके हैं इसके ऊपर कि क्या टीएमसी अब आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। आपने कहा था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोगों की बातचीत हो रही थी, उसमें आपने कहा था कि साल 1.5 साल अभी टीएमसी हो सकता है सरवाइव कर ले। लेकिन सौमित्र खान का जो ये बयान आया है, इसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि अब टीएमसी अपने दिन गिन रही है। यानी ममता बनर्जी जो है वो रोज सुबह उठ करके ये सोचती होगी कि कहीं आज कोई तो नहीं इस्तीफा देने के लिए चला जाएगा, या आज कोई और बम्बार्डिंग तो नहीं हो जाएगा, क्या अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोई बम तो नहीं फूट जाएगा। मेरा मतलब बम फूटने का मेरा मतलब है कि उनके ऊपर कोई और करप्शन के चार्जेस तो नहीं कोई आकर के कह देंगे कि हाँ ये इस करप्शन में भी लिप्त है। तो क्या लग रहा है आपको कि टीएमसी अब आने वाले समय में सरवाइव करने की स्थिति में है क्या? नहीं, देखिए हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में, हमारे देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कई तरह की पार्टियां होती हैं। एक पार्टी होती है विचारधारा की पार्टी। तो वो विचारधारा की पार्टी आप मिला जुला के रखिए, 3 विचारधारा की पार्टी जो है किसी न किसी रूप में सरवाइव कर रही है देश में। एक तो बीजेपी की जो विचारधारा है, जो संघ परिवार की है, कि डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व प्लस नेशनलिज्म। दूसरा कांग्रेस का है कि वही जो उनको विरासत में मिला तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के बैनर तले बहुत सारे क्षेत्रीय दल। इसके अलावा अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वो द्रविडियन पॉलिटिक्स है। बाकी जो पॉलिटिक्स है वो सत्ता के साथ आती है, सत्ता के साथ जाती है। जैसे टीएमसी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है टीएमसी। वो सत्ता में आ गई किसी तरह और फिर उसी सत्ता के बल पे वो पार्टी फलती फूलती रही।
सत्ता ही जब आधार थी पार्टी की, सत्ता गई पार्टी गई, बात खत्म है। हाँ, अब आप कहीं बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए सांसदों को और विधायकों को। तो मैं पूछता हूं, अगर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से टूट के नहीं आते तो क्या बीजेपी सत्ता में आती? बीजेपी के पास कौन सा लोकप्रिय चेहरा था? उसके बाद बिना सम्राट चौधरी के आप देख, बीजेपी बिहार में क्या है? ठीक है, बीजेपी मैं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी उनके आइडियोलॉजिकल बेस के भी नहीं है, और वो उतने वोकल भी नहीं है सम्राट चौधरी जितने की हिमंता विश्व शर्मा है या जितने की शुभेंदु अधिकारी हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि योगी जी भी खुद एक अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। तो बात इसकी नहीं है कि कौन सी धाराएं कि कहां से आ रही हैं, लेकिन अगर ज्यादा धाराएं आ रही और नदी में गिर रही तो नदी में जल का आवेग ही बढ़ेगा। बिल्कुल, नदी में तो जल का आवेग ही बढ़ेगा। और लाइक माइंडेड एक हम लोग सुनते थे, तो वॉशिंग मशीन वाली जो कहावत है, और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार से वॉशिंग मशीन है, कहीं से भी आप करप्शन करके आइए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, ना तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी और आप एकदम दूध के धुले हो जाएंगे। तो फिर क्या लोग बीजेपी के नेताओं से ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या? जिस प्रकार से अभी उनका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा शुचिता भी तो कोई चीज होती है राजनीति में, उस शुचिता को बरकरार रखना भी तो इन्हीं नेताओं का धर्म है। क्या उस धर्म का पालन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करेंगे क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा समय दीजिएगा इसका आंसर देने के लिए। एक जमाने में जब कॉलिशन पॉलिटिक्स होता था तो कहते थे लाइक माइंडेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी। वो अब बीजेपी में हो गया है लाइक माइंडेड पॉलिटिकल लीडर। मान लीजिए बीजेपी में बाहर से लोग आ गए, ठीक है, बाहर से आ गए, कहीं देश से ही आए, कहीं इटली से नहीं आए, ब्रिटेन से नहीं आए, देश से ही आए। दूसरी बात है, क्या बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी पर इसका असर पड़ा? क्या धारा 370 बीजेपी ने खत्म किया कि नहीं? 35 से खत्म किया कि नहीं? इसके अलावा आप राम मंदिर बना कि नहीं? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि नहीं? घुसपैठियों को भगाने की नीति है कि नहीं? तुष्टीकरण की नीति को खत्म करने की नीति है कि नहीं? आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि कोर एजेंडे को बीजेपी नहीं छोड़ रही है, जो कोर एजेंडा है उस पर वो कायम है, उसके अलावा बाकी समझौते करने को तैयार है, लेकिन कोर एजेंडे को पकड़े रहेगी और कोर एजेंडे में से कोई समझौता नहीं करेगी, ऐसा ही आप कह रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति मैकियावेलियन पॉलिटिक्स हो या आप देखिए चाणक्य की आइडियोलॉजी हो, उसमें क्या है, साम दाम दंड भेद। तो पीडीपी के साथ गई बीजेपी, तो कांग्रेस भी तो शिवसेना के साथ गई। बिल्कुल, लालू जी ने भी तो कभी बीजेपी का हाथ थामा था सत्ता के लिए, और पीडीपी के साथ गई, तो क्या उसके बाद धारा 370 खत्म हुई कि नहीं कश्मीर से? ये बताइए। बात है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत तरह की पॉलिसी को बदलना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक सबसे बड़ा आधार होता है, क्योंकि अगर आप बहुत रिजिड हो गए, जैसे देखिए राहुल गांधी, वो रिजिड है कि तुष्टीकरण करेंगे ही करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम बोलेंगे ही बोलेंगे। क्या हो गया कांग्रेस का? कहां से कहां पहुंच गई कांग्रेस? तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। और दूसरी बात देखिए कि बीजेपी के पास जो मुस्लिम लीडर है आरिफ मोहम्मद खान, ऐसे इतने मैच्योर्ड मुस्लिम समाज का कोई लीडर है विपक्ष में दिखता है? आरिफ मोहम्मद खान साहब से कोई डिबेट कर सकता है कोई विपक्ष का कोई मुस्लिम लीडर? मुझे तो नहीं लगता कि उनके इंटेलेक्ट के बराबर, और जितना उन्होंने कुरान पढ़ा है उतनी गीता भी पढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं संजीव जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग दूसरे तरीके से होगा इसको, कि आप ये देखिए कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी से टूटकर जितने भी आप जिनके ऊपर चार्जेस लगा रहे थे या नहीं भी चार्ज लगा रहे थे, जो खास करके पार्टी में ही अलग थलग हो गए थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो वो आकर के यहाँ पर केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में, केजरीवाल तो की पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी मैं नहीं मानता हूं उसको, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मैं मानता हूं। तो क्या आपको लगता है कि उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जिस प्रकार के आरोप खास करके जो उनसे अलग होकर नेता आए हैं वो जो लगा रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ आरोप अगर
बंगाल में भी आप देख पा रहे हैं क्या, अगर ये 50 विधायक और 20 सांसद उधर से इधर आते हैं, तो क्या इसके बाद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्या? वो एक एक राज खोलेंगे क्या सभी, ये क्योंकि ये सभी राजदार हैं उनके। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल ये तो खुलेगा ही खुलेगा। बस थोड़ा-सा मैं पृष्ठभूमि एक लाइन की बता दूँ कि हम्म। आरएसएस की स्थापना करने वाले केशव बलिराम हेडगेवार साहब भी जो थे, वो हम्म। भी कांग्रेस के ही सदस्य थे और बिल्कुल। कांग्रेस के तहत ही वो आंदोलन करते थे और बाद में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की, क्योंकि उस हम्म। समय भी उनको लगा कि कांग्रेस में तुष्टीकरण की नीति और हम्म। मान लीजिए जो बीजेपी के विचारधारा के साथ आ रहा है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर महुआ मोइत्रा को बीजेपी लेगी, सायोनी घोष हम्म। को बीजेपी लेगी, तो इसका हम्म। विरोध होना चाहिए, तब गलत है। लेकिन अब काकोली घोष दस्तीदार के खिलाफ कौन से ऐसे आरोप, कौन से हम्म। ऐसे आरोप? और देखिए बीजेपी नहीं, चाह रही कि सेकंड। लेकिन काकोली तो राजदार हैं ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के सभी राज जो है वो काकोली दस्तीदार को पता है, और काकोली दस्तीदार अगर इधर आ जाती हैं भारतीय जनता पार्टी में, तब तो फिर ममता बनर्जी के वो सभी राज खुलेंगे जो अभी तक दफन है। हाँ, राज तो हैं, बहुत सारे राज हैं, हमें भी पता है, लेकिन उसको बोला नहीं जा सकता। अब हम्म। ये राज है, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते हैं और सत्ता हम्म। पक्ष का भी सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान करते हैं और भारत के आम नागरिकों का भी सम्मान करते हैं। तो हम्म। ठीक है, वो उनके बीच की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर विवादित व्यक्ति को लिया जाता है तो उसका विरोध हम लोग भी करेंगे, चाहे सायोनी घोष हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, कल्याण हम्म। बनर्जी हो। लेकिन अगर कोई सामान्य पृष्ठभूमि का है और बीजेपी का, देखिए हुआ क्या, चुनाव जीतने के बाद 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से किया है या फेसबुक लाइव आई हैं ममता बनर्जी। उन्होंने ये बोला लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस दिन फाल्टा का रिजल्ट आने मतलब तय हो गया 4 बजे के आसपास की, अब बीजेपी अपराजय बढ़त मिल चुकी है बीजेपी को, हम्म। तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वो दिल्ली की चढ़ाई चढ़ेंगी अब। हम्म। और इसके बाद से ये खबर आने लगी कि टीएमसी में टूट होगी। आप समझिए, बीजेपी सोचती है कि ममता बनर्जी को कोलकाता में ही घेर के रखा जाए या उनकी ताकत को खत्म कर दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक, देखिए ममता बनर्जी क्या है कि एक लड़ाकू महिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। लेफ्ट को बीजेपी भी ये जानती है, क्योंकि कभी बिल्कुल। बीजेपी के साथ ही अलायंस में थी ममता बनर्जी, और बिल्कुल। उस समय उनका सारा स्टैंड वही था जो आज अमित शाह जी का है कि घुसपैठियों को हम्म। भगाना है, फर्जी वोटिंग रोकनी है, एससीपी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्शन कमीशन सख्ती से चुनाव कराए। ये सब ममता बनर्जी वही बात बोलती थी एक जमाने में लोकसभा में खड़ी होकर। तो हम्म। ठीक है, बीजेपी चाहती है कि सेकेंड लाइन लीडरशिप टीएमसी की कमजोर हो, ताकि टीएमसी की उभरने की संभावनाएं समाप्त हो। और टीएमसी अगर धमकी देती है कि वो हम्म। अनरेस्ट करेगी बंगाल में, तो उस हम्म। अनरेस्ट करने की क्षमता को भी खत्म करना है। और इसीलिए आप देखिए टीएमसी का जब भी प्रोटेस्ट हुआ कलकत्ता में, तो कभी 50 विधायक गायब, कभी 15 विधायक गायब, कभी काउंसलर्स गायब। तो वो चाहती है कि बंगाल में जो अस्थिरता है, मेन है बंगाल को सिक्योर्ड करना, बंगाल की सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम आप सब देख रहे हैं कैसे बॉर्डर से भाग रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, और उन सब के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई इसीलिए हम जा रहे हैं। आप सोचिए, बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी बिलबिला रहे हैं। तो अभी बीजेपी चाहती नहीं, है कि जो इसमें तो संजीव जी ये कहा जा रहा है कि इसमें ममता बनर्जी से भी ज्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो अभिषेक बनर्जी की है, क्योंकि इन सभी का जो एक सिंडिकेट था और जिस सिंडिकेट के जरिए इन लोगों के कागजात बहुत तेजी से बनाए जाते थे, उन सभी की पहुंच सीधे और सीधे अभिषेक बनर्जी के पास है, और अभिषेक बनर्जी से उनका तार जुड़ता था और उसके बाद सारे काम फटाफट हो जाते थे। तो क्या लगता है कि इसके बाद अभिषेक बनर्जी पर अब धीरे धीरे और शिकंजा कसेगा, और हो ना हो आने वाले कुछ महीनों में उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़े? नहीं, देखिए मैं तो ममता बनर्जी को भी बराबर का भागीदार मानता हूं। ठीक है, अभिषेक तो प्यादा है, अभिषेक तो प्यादा था, लेकिन बादशाह या
महारानी तो कहिए ममता बनर्जी थी, क्योंकि ममता बनर्जी के 2-3 स्टेटमेंट ऐसे हैं प्रवीण जी जो बताते हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। एक उनका स्टेटमेंट था कि अगर वो 5 मिनट अपने एक वर्ग को छोड़ देंगी तो दूसरे वर्ग यानी बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक खदेड़ के भगा देगा, 12 बजा देगा, दिन में 12 बजा देगा। एक ये। दूसरा, जब वो ईद पर नमाज के दौरान गई पूरा मुस्लिम ड्रेस पहन के, मतलब माथा पूरा ढक के, और नमाज जो भी नमाज भी वो पढ़ लेती थी पता नहीं कैसे, और लोग मान भी लेते थे नमाज पढ़ना। आम तौर पे मुसलमान महिलाएं नमाज ऐसे खुले में नहीं पढ़ती हैं, मस्जिद में भी नहीं पढ़ती, सड़क पे भी नहीं पढ़ती। और एक हिंदू महिला, वो भी एक ब्राह्मण हिंदू महिला का नमाज जाके पढ़ना कैसे मुस्लिम समाज स्वीकार कर रहा था, ये मुझे हैरानी होती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक धर्म इतना गंदा है, और आज उन पर एफआईआर हुआ है इसीलिए, और वो धर्म को, वो सनातन धर्म को गंदा कह रही थी। तो ऐसा नहीं, ममता बनर्जी इस पाप में बराबर शामिल है। और तीसरी बात, अभिषेक बनर्जी ने कहा जब यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज दे रहा है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को जिस तरह से विलेन बना रही थी ममता बनर्जी, इससे लगता है, और जैसे ही ममता हारने की खबर ढाका पहुंचती है, ढाका के सारे बिल और मदरसों बिल मिलाने लग रहे हैं, सब बिल मिला रहे हैं, आज भी बिल मिला रहे हैं, फेंसिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं नाल नाभि तो जुड़ी हुई थी, ये तो पता चलता है। और वो लोग जो अब खुद बोल रहे हैं, भारत के सारे लोग सुन रहे हैं, बंगाल के लोग सुन रहे हैं, जो ये सवाल पूछे थे कि घुसपैठिया कहाँ है, घुसपैठिया तुम्हारी आंखों के सामने है। अगर आंखों से मोतियाबिंद हट गया है तो देख लो लेफ्ट लिबरल के चमचों, देख लो लुटियंस गैंग के, खान के गिरोह के, उर्दू वुड के गिरोह, देख लो कहां पर माफिया है तुम्हारा। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठिए, और ये क्या कहते हैं कि हमारा सब बना हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। अब बताइए, आज मुखर्जी नगर दिल्ली में 27 लाख, संजीव जी आपको नहीं लगता कि वो जो 27 लाख लोग जो जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, इनके जाने के बाद अब वो 7 लाख भी नहीं बचेगा जो नाम ठीक करने होंगे, या जिनके बारे में थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ियां रह गई होंगी उसको ठीक करने में? देखिए वो समय लगेगा, लेकिन जो घुसपैठिए भागते हुए बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन एसआईआर की वजह से उनका नाम कट गया, तो इसका मतलब एसआईआर बिल्कुल सही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर पर मुहर लगा दी है। और आज तो हद हो गया प्रवीण जी, छोड़ दीजिए बंगाल, दिल्ली में मुखर्जी नगर में एक कमरे में 5 बांग्लादेशी अपने बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ पकड़े गए, पासपोर्ट के साथ पकड़े गए, दिल्ली में रह रहे हैं, उनका वीजा का समय भी एक्सपायर हो चुका है। सोचिए ये स्थिति हमारे देश की, कैसे हमारा देश सिक्योर्ड होगा, ये सोचना जरूरी है। पार्टी पॉलिटिक्स गई, अलग गई, मान लीजिए कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन देश है तो कांग्रेस बीजेपी टीएमसी है, क्योंकि बांग्लादेश में कांग्रेस बीजेपी टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं है, पाकिस्तान में कांग्रेस बीजेपी टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं है। तो ये समझना चाहिए सत्ता में और विपक्ष में कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यूबाई के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।